आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वही आगे वाला बर्च रिडक्शन का पार्ट। हम लोग अभी तक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बर्च रिडक्शन को पढ़ रहे थे, तो हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बर्च रिडक्शन में ही एक टॉपिक होता है सेलेक्टिव रिडक्शन। अब आखिरकार सेलेक्टिव रिडक्शन से मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग है तो वहां पर किस रिंग का वहां पर बर्च रिडक्शन होगा और किसका नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। इस तरीके से मैं आपके पास यहां पर बना रहा हूं। यहां पर मैंने OH ग्रुप लगा दिया और यहां पर मैंने बर्च रिएजेंट रख दिया Li इन लिक्विड अमोनिया और साथ में मैंने सॉल्वेंट ले लिया ETOH। ये आपके पास आ गया। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर किस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन ये है आपके पास और एक क्वेश्चन आपके पास ये है। दोबारा से यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिए Me ग्रुप, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर वही सेम रिएजेंट है बर्च रिएजेंट। तो आपके पास जब भी एक से ज्यादा रिंग, मतलब जब भी मोर देन वन एरोमेटिक रिंग हो, तब उस वाले केस में हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आता है, सेलेक्टिव रिडक्शन का आता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, याद करो। अगर आपको सेलेक्टिव रिडक्शन ही करना है तो क्या देखना पड़ेगा, यहां पर अगर आपके पास निकल के आएगा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो किस में होगा, होमो में होगा। और होमो के लिए हम क्या देखते हैं, एनर्जी हाई, एनर्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो हमेशा जो रिएक्टेंट की बात करेंगे वो पक्का क्या होगा, लूमो होगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास वहीं पर रिएक्टेंट वो होना चाहिए जिसके पास एनर्जी क्या हो, कम। और एनर्जी कम कब होगी, एनर्जी कम कब होगी, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, मतलब रिंग आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपके पास OH है और OH एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस है और इस वाले केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि इसका बर्च रिडक्शन होगा और इसका नहीं होगा। तो कुल मिला के जब भी आपके सामने सेलेक्टिव रिडक्शन का केस आए तो आपको बस ये पहचानना है किस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी तो हम यहां पर आंसर बना देंगे इस तरीके से। देखो, इस वाली रिंग के साथ हमने कोई भी चेंज नहीं किया, इसको तो एज इट इज हमने ऐसे बना दिया और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका बर्च रिडक्शन कर दिया। मतलब इसका ही आपको बर्च रिडक्शन करना था ना, तो बर्च रिडक्शन आप ऐसे ही कर सकते हो इस तरीके से। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाए, बात तो एक ही है, तो ये आपका बर्च रिडक्शन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सेम क्वेश्चन बन रहा है वही वाला, इसमें क्या दिक्कत है। आप बोलोगे सर यहाँ पर जो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वह ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बिल्कुल मैं बोलूंगा, अगर यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जिसकी वजह से हमारे पास यहीं पर बर्च रिडक्शन होगा, तो हम लोग यहाँ पर भी बर्च रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बना देंगे। इस रिंग में सबसे पहले कोई चेंज नहीं है और इस तरीके से हमारे पास बर्च रिडक्शन बन जाएगा। क्या आप सबको बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास बर्च रिडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। ये तो हो गया एक पहला केस, सेलेक्टिव रिडक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और, इन केस ऑफ पिरिडीन, कि पिरिडीन के केस में हम लोग कैसे बर्च रिडक्शन को देखते हैं, उस पॉइंट को भी समझते हैं। देखो, हमारे पास पिरिडीन क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, आप सबको अच्छे से पता है। ये मैंने पिरिडीन इस तरीके से ले लिया और यहाँ पर Me ग्रुप मैंने लगा दिए और पिरिडीन लेने के बाद मैंने यहाँ पर बर्च रिएजेंट ले लिया, बर्च रिएजेंट ले लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आपका होगा क्या, देखना, ध्यान देखना। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से N इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा H। ये वाला आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। ये आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसकी जो डिटेल्ड केमिस्ट्री होगी वो मैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आप लोगों से करने वाला हूं। जब मैं आपको हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। अब अगर मैं इसके सामने H3O+ लेके आ जाऊं, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवाऊं, तो इसका जो आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा वो इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। और ये किस किस पर मौजूद है, ये 1 2 3 4 5, तो ये दोनों ही 1 और 5 पर मौजूद हैं। तो हम लोग डाई कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा इसको याद कर लो कि पिरिडीन के केस में कैसे हमारे पास बर्च रिडक्शन होता है। जब मैं आपको हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सब बातें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये हमारे पास बातें होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड जहां पर बर्च रिडक्शन का यूज होगा। तो अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। देखना,
देखो सबसे पहले आपका इस क्वेश्चन देखने में जरूर डरावने होंगे, आप बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पर ये क्या है, बर्च रिजेंट है, और बर्च रिजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, इन सबको यहाँ पर ध्यान दो। इस वाली अगर रिंग पर आप ध्यान दोगे तो आपको इस रिंग पर कुछ इस तरीके से समझ में आएगा। देखो CH3 और OMe कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ इस तरीके का रफ स्ट्रक्चर बनाओ, बनाकर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OMe आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा नॉट रिड्यूस वाले कार्बन पर ही आते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये मैं मैकेनिज्म के बीच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर वाला ग्रुप कौन सा रहेगा, N, और यहाँ पर ये वाले ग्रुप को आप एज इट इज ऐसे लगा दो, और यहाँ पर क्या होगा, डैश पर OMe। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या है, ETI। आपको पता है ET के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा, पक्की बात है। अब ये अटैक तो करेगा, जब अटैक होगा तो देखो ये वाला डैश पर है तो पक्की बात है ये वाला किस पर आने वाला है, ET ग्रुप वेज पर आने वाला है। तो वेज पर आने की वजह से अगर मैं यहीं पर दिखा देता हूं तो देखो यहां पर मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, ET को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में भले ही डरावना हो, बहुत बड़ा हो। आपको इन सबसे क्या लेना, अरे आपने जो बर्च रिडक्शन पढ़ा है क्या इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ा था, नहीं आपने, लेकिन इसके बारे में जरूर बहुत कुछ पढ़ा है तो आपने कर दिया वहाँ पर। फिर आपका जो नेगेटिव आया वो यहाँ से अटैक किया। अगर ये डैश में था तो अटैक कहाँ से होगा, हमेशा ऊपर से होगा। ये तो इस तरह के इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसा ही यहाँ पर है आपके पास C डबल बॉन्ड O है। देखो ये वाला ग्रुप यहाँ और ये वाला ग्रुप क्या है, बॉन्ड है यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, O यहाँ पर इस तरीके से, CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर नेगेटिव, और ये वाली चीज़ें आप एज इट इज ऐसे ही लगा दो। अब इसमें अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दी होती तो हम लोग सोचते, लेकिन इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं की गई है। तो अगले ही स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर MEI है, तो MEI है तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव इस Me पर अटैक करेगा, I बाहर निकल जाएगा। तो यहीं पर आपके पास क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। तो मैं यहीं पर आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तो आंसर आपके पास कैसा जाएगा, यहाँ पर Me आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। आप अगर बर्च रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड Me और Me, क्योंकि Me पर ही क्या होना चाहिए, नॉट रिड्यूस कार्बन होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। बस आप उस शॉर्ट ट्रिक को याद रखो, आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्च रिडक्शन है। देखो ध्यान देखना, ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ये नॉट रिड्यूस वाले कार्बन पर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास जो एक तस्वीर आएगी वो ऐसी आएगी, देखो यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा Me और यहाँ पर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर नेगेटिव। ये मैकेनिज्म के बीच के दौरान की बात थी। अब देखो अगले स्टेप में आपके पास क्या है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है। अब आपको पता है Cl और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये तो आपकी बेसिक केमिस्ट्री होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा ना कोई बर्च रिडक्शन लग रहा है, ये वाला नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, Br को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ तो CN था ही और यहाँ पर Me था, एक सबसे पहले बॉन्ड बना, फिर बाकी चीज़ों को आप एज इट इज ऐसे ही लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर कोई रिएजेंट दिया है, अगर वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस हैं तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको एनायन बनाना पड़ेगा, और एनायन हमेशा कहाँ बनेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। आपसे वही पूछना चाहता है। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। क्वेश्चन ये है, लिख लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर COOH है, यहाँ पर आपके पास OMe है, और यहाँ पर मैं रिएजेंट लिखता हूँ। सबसे पहले आपके पास वही बर्च रिएजेंट, दूसरा है आपके पास C7H15Br, कुछ नहीं, 7 मेंबर रिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है और Br लगा दिया। और तीसरे स्टेप पे मैं इसे डराने के लिए लिख देता हूँ एक्वस HCl, वर्कअप का काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आपके सामने ये रिएजेंट है, बर्च रिडक्शन, दूसरे स्टेप में C7H15Br और फिर एक्वस HCl। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी दिक्कतें थी, या जितने भी क्वेश्चन थे, या जितनी भी आपकी पॉसिबल थ्योरी थी, वो सारी ही समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स के केस की तरफ।
तो अब हम बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट केस साइक्लो एल्काइंस का। देखो साइक्लो एल्काइंस में ये आपके बहुत ही फेमस एग्जांपल है, 8 मेंबर्ड रिंग है ऑक्टाइन, और इस 8 मेंबर्ड रिंग में ही ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल होती है। इससे छोटी मेंबर्ड रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, और ये भी ब्रेडस्टूल कहता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो जब डाइबल एच हम लेते थे, अगर आप थोड़ा सा याद करो तो डाइबल एच के केस में हमारे पास ये जो एल्काइन थी वो किस में कन्वर्ट होती थी, सिस एल्कीन में कन्वर्ट होती थी। आपको याद ये रखना है, याद ही रखना है। और मैंने ऐसे ही वहां पर एरो लगा के लिखा था और आपको बताया था कि आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है। तो एक्चुअली होमवर्क में ये है, ये आपके पास ट्रांस ऑक्टीन का फॉर्मेशन होता है जो कि कायरल प्लेन की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ये बस इसकी इतनी जानकारी थी। अब हम बात करते हैं अपना एक और केस, कॉन्जुगेटेड डाइज। देखो अगर मैं कॉन्जुगेटेड डाइज की बात करूंगा तो यहाँ पर बहुत ही सरल केमिस्ट्री है। आप इस तरीके से सबसे पहले कॉन्जुगेटेड डाई ले लो, यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास बर्च रिएजेंट है। अगर इस बार हमने सोडियम ले लिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले केस में देखना ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाला यहाँ शिफ्ट, तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव। देखो एक्चुअली ये जो पॉजिटिव है ये दिखता नहीं है मैकेनिज्म में, जब आप कैरेथर में मैकेनिज्म देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगा नहीं, बस यहाँ पर आपकी सुविधा के अनुसार की बात कर रहे हैं। तो ये H पॉजिटिव यहाँ से ले लेगा, कहाँ से आया होगा, सॉल्वेंट से आया होगा, और H पॉजिटिव लेते ही यहाँ पर H आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही, और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। फिर से इलेक्ट्रॉन सोर्स आएगा, वही आपका हीरो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर जाएगा और आपके पास यहाँ पर 2 बारी आएगा, है ना, 2 बारी आकर इस तरीके से यहाँ पर आपके पास नेगेटिव बन जाएगा। फिर से ये सॉल्वेंट से आपके पास H+ ले लेगा और आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की एल्कीन हो जाएगी। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे यहाँ पर इसमें और इसमें, तो ये कुछ 1,4 फैशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कुल मिला के आपको इस वाली पोजीशन पर ध्यान देना है, इस वाली पोजीशन पर। तो जब भी आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन हो तो कॉन्जुगेटेड डाइन के केस में हम लोग इस तरीके से रिडक्शन की बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वर्च रिएजेंट। देखो मैकेनिज्म में पॉजिटिव नहीं आता, फिर बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में सीधा यहाँ पर डॉट करके आता है और डॉट से फिर इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेगा। ठीक है, ये वाली सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर 2 बारी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बात कर ली, साइक्लो एल्काइंस की बात कर ली। अब हम अपने एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसमें मैंने 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स को अलग अलग लिया है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार सीख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो तो उसके सामने अगर मैं बर्च रिएजेंट लाऊं, के इन लिक्विड अमोनिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अब आपके पास सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इस तरीके से ये जाएगा यहाँ पर, और आपके पास जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आएगा वैसे ही इस मेटल से क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो O- और यहाँ पर इस तरीके से OH तो था ही, मतलब वर्कअप होने के बाद क्या जाएगा, OH आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये नेगेटिव क्या ले लेगा, यहाँ से H ले लेगा, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो H यहाँ पर बन जाएगा इस वाले पार्ट में, और यहाँ पर क्या था, इस वाली जगह पर आपके पास आ जाएगा O-। अब फिर O- वापस आएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव, और वर्क अप होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बर्च रिएजेंट ने इस C डबल बॉन्ड O पर कुछ भी छेड़छानी नहीं की, जो भी कुछ अपना कार्यक्रम दिखाया है वो इस डबल बॉन्ड के साथ दिखाया है। तो हम ये बोलेंगे जब भी कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो वह उसको सैचुरेटेड में बदल देता है, सैचुरेटेड में बदल देता है, और वैसा ही एज इट इज बना रहता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आप कभी भी जब इन पे वर्च रिएजेंट की बात करोगे तो C डबल बॉन्डों के साथ कोई भी रिएक्शन को नहीं सोचना है, हमेशा डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देना है और हटा देना है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, आपके सामने ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये आपका हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका कैटालिटिक रिडक्शन है, और ये आपका क्या है, जल्दी बताओ,
अभी अभी हम पढ़ रहे हैं डिसॉल्विंग इन मेटल रिडक्शन ना, कि मेटल में डिसॉल्विंग रिडक्शन वाली बात कर रहे हैं। देखो जब हम NaBH4 लेंगे तो NaBH4 के केस में हमारे पास क्या होता है, कोई अगर याद दिलाए थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कोई भी चेंज नहीं आता, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन ही नहीं करता, हाईली सेलेक्टिव होता है और ये कीटोन को OH और H में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये बात आपको याद एकदम अच्छे से NaBH4 की। अगर मैं H2PD चारकोल की बात करता हूं तो वो यहाँ पे रिएक्शन ना दिखाकर इस एल्कीन को रिड्यूस कर देगा। तो देखो सबका अपना अपना रोल है और सबके रोल को आपको याद रखना ही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अभी अभी हमने बात की, ये C डबल बॉन्ड पे कुछ भी चेंज नहीं करेगा, डबल बॉन्ड का क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा। तो कुल मिला के आपको अब रिएजेंट को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना आना चाहिए। अभी तक हम रिएजेंट एकदम अलग अलग पढ़ रहे थे, हाइड्राइड बेस्ड, कैटालिटिक रिडक्शन, मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन, लेकिन अब आपको रिएजेंट को जोड़ना आना चाहिए। जैसे अभी हमने पिछला जस्ट एक एग्जांपल देखा था साइक्लोऑक्टाइन, तो उस वाले केस में डाइवल H क्या कर रहा था, सिस में कन्वर्ट करता था, लिक्विड अमोनिया क्या करता था, जल्दी से बोलो, ट्रांस में करता था। ऐसे ही लिंडलार कैटलिस्ट होता था, वह एल्काइन को किस में करता था, सिस में करता था। तो अब आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, ये सारी चीजें याद होंगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमने अभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड देखा है, उस वाले केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है, तो चलो समझ चुके हैं। अब देखो हमारे पास दो फ्यूज रिंग है यहाँ पर, और आपको पता है ये डेकलिन सिस्टम जैसा लग रहा है। यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो देखो हमारे पास जब भी बर्च रिएजेंट होता है उस केस में आप याद रखना कि बर्च रिएजेंट के केस में हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अभी मैं आपको कार्बन कंपाउंड के केस में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर एक डेटा दिखाऊंगा जो कि ये दिखाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ज्यादा ही स्टेबल होता है इसी वजह से। तो आपको पता है इसकी जो डेकलिन सिस्टम है इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, ट्रांस की सिस। मैंने पढ़ा था ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर H ऐसे है तो यहाँ पर हमारे पास H ऐसे होगा, तो हम ट्रांस बना रहे हैं, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऐसा ही बना रहेगा। जबकि इस वाले केस में आपके पास कैसी डेकलिन सिस्टम बनती है, इस वाले केस में आपके पास सिस डेकलिन सिस्टम ही बनेगी। मतलब ये अगर ऊपर है तो ये वाला भी ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड एज इट इज लगा दो। तो ये कैसी डेकलिन है, ये आपके पास सिस डेकलिन है, और ये आपके पास कैसी है, ट्रांस डेकलिन है। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमेशा याद रखिएगा जो बर्च रिडक्शन होता है जिसमें बर्च रिएजेंट होता है वो हमेशा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही स्टेबल बनाता है, और डेकलिन सिस्टम की ट्रांसफॉर्म ही सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, आपको पता है यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप ऐसे लगा दिया, तो इस वाले केस में सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरीके से, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होके ऐसे करके वर्कअप होके यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एक और बार फिर Li यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर आपके पास एक और बार फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये माइनस क्या कर देगा, इस H+ को ले जाएगा यहाँ से, तो H+ को ले जाने की वजह से यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर O- आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर तो H आ जाएगा। अब देखो ये जो O- होगा वो यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव वाला पार्ट किस पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव वाले पार्ट पर अटैक करेगा। यहाँ दिखाता हूँ, देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर तो H था, और यहाँ पर CH3 लगाई है। ये वाला नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, Br बाहर निकाल देगा, और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2, और यहाँ पर R, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH3 है। इस तरीके से आपको मैकेनिज्म करवाना है और इस तरीके से समझना है। यदि इसकी अल्फा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्या है यहाँ पर अल्फा नहीं बीटा, यहाँ पर बीटा पोजीशन पर यदि क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो उस वाले केस में आपको इस तरीके की मैकेनिज्म लगानी है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको देखने में तो लग रहा होगा सर ये सेम ही क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या नई बात है। आपका ये अगर ऊपर की तरफ है तो आप इसको हमेशा ट्रांसडेकलिन ही बनाओगे। तो ट्रांसडेकलिन क्यों बना रहे हो, क्योंकि ट्रांसडेकलिन ही आपकी ज्यादा स्टेबल होती है, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही हमेशा हम लोग देखा करते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा इस वाले केस में, और यहाँ पर ये वाली चीजें एज इट इज। अब देखो ये वाली जो डबल बॉन्ड है ये कैसी है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे बर्च रिडक्शन कभी भी होता ही नहीं है, हमने बात कर रखी है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर तो आपके पास CH3 था, तो H आपके पास कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। अब हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बर्च रिडक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स।
तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से। देखो हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है PHC डबल बॉन्ड OPH, आपके पास यहाँ पर बर्च रिडक्शन है K इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, इस तरीके से आपके पास दिया है। तो सबसे पहले वाले केस में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, PH यहाँ पर O- डॉट और यहाँ पर PH, इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम इसी को बोलते हैं रेडिकल एनायन पेयर, रेडिकल एनायन पेयर इसी को हम बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ होगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो ये O- और डॉट आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो रेडिकल एनायन पेयर है, अब इसके पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो आपके पास कोई सॉल्वेंट वगैरह प्रेजेंट है जैसे ETOH, तो यहाँ से क्या होगा, दोबारा यहाँ पर मेटल मौजूद होगा लिथियम वगैरह, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन करेगा PHC, यहाँ पर OH हो जाएगा इस वाले केस में, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर वर्कअप वगैरह करवा के हम क्या कर देंगे PH OH, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास H। इस तरीके के हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। लेकिन अगर मैं कंडीशन आपसे डिस्कस करता हूं इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, अगर हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, आपके पास ऐसे दो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, देखना ध्यान से, PHC यहाँ पर O- डॉट PH, ऐसे ही PHC यहाँ पर O- यहाँ पर डॉट PH, यहाँ पर इन दोनों ही रेडिकल का क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो यही करने वाली बात है कि यदि सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर रिडक्शन इन अल्कोहल हो जाएगा, और यदि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पर डाइमराइजेशन होके आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पर O- था ही, यहाँ पर PH, यहाँ पर O-, यहाँ पर PH और यहाँ पर PH। लास्ट स्टेप में आप क्या करा दोगे, वर्कअप करवा दोगे, और वर्कअप करवा के आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा PHOH, यहाँ पर OH, यहाँ पर PH तो थे ही, मतलब यहाँ पर डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो डायोल का फॉर्मेशन होता है, इस ही रिएक्शन को हम लोग एक तरीके से बोल देते हैं पूरे को पिनाकोल फॉर्मेशन। आप लोगों ने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, तो एक्चुअली ये जो आपके पास बना है यही तो होता है सबस्ट्रेट, किसके लिए, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए। तो कुल मिला के आपको यहाँ से ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, यदि कार्बोनिल कंपाउंड है तो सबसे पहले वहाँ पे रेडिकल एनायन पेयर बना, और अगर वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट है तो अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा, अगर एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट है तो वहाँ पर डाइमराइजेशन हो जाएगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट वहाँ पर रिडक्शन हुआ, और इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट वहाँ पर डाइमराइजेशन हुआ, जिससे आपका पिनाकोल का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। तो वहां पर एक डेटा है, उस डेटा को मैं लिख देता हूं और उससे मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूं क्या निकल के आ रही है। तो ये हमारे पास एक डेटा लिखा हुआ है डिफरेंट रिएजेंट्स का। ये आपके पास सारे के सारे जितने भी रिएजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये आपके पास यहाँ पर सबस्ट्रेट था और ये प्रोडक्ट है, एक ट्रांस है और एक सिस है। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले LiLH4 की बात करता हूं तो यहाँ पर 82 और 18% है, मतलब ट्रांस वाला ज्यादा मेजर है। इन सभी केसेस में ट्रांस मेजर है, लेकिन जब मैं कैटलिस्ट और H2 की बात करता हूं तो यहाँ पर ट्रांस मेजर नहीं है। अब हम एक एक करके इनके रीजन को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम इस तरीके से चेयर फॉर्म में होता है, C डबल बॉन्ड O। अगर आपने यहाँ पर LiAlH4 लिया, आ रही बात समझ में, यहाँ पर आपके पास Me भी था, तो यहाँ पर जो H- अटैक करेगा वो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल अटैक करेगा। एक्सियल अटैक क्यों प्रेफर करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीप्लेक मॉडल हम लोगों ने बात कर रखी थी, तो इसका एक्सियल अटैक होगा। अगर मैं यहाँ पर इस वाले केस में H2 और PD4 को लेता हूँ तो हमें पता है पैलेडियम क्या है, मेटल कैटलिस्ट है, और अगर ये मेटल कैटलिस्ट है तो ये किसका काम क्या होता है, H2 को एडजॉर्ब करना। तो यहाँ पर H2 को एडजॉर्ब जब कर लेगा तो इसका जो पूरा का पूरा सरफेस होगा मेटल कैटलिस्ट का, वो किसका काम करेगा, बल्कि का काम करेगा। तो बल्कि होने के कारण यहाँ पर अटैक कैसा होगा, ऑलवेज इक्वेटोरियल अटैक होगा। इस बात को आप समझिए। इस वाले केस में कैसा अटैक है, एक्सियल अटैक है यहाँ पर, और इस वाले केस में आपके पास कैसा अटैक है,
मतलब इस वाले केस में एक्सियल अटैक है और इस वाले केस में इक्वेटोरियल अटैक है। इक्वेटोरियल अटैक होने का कारण क्या है, क्योंकि ये बल्कि का काम कौन करेगा, इसका सरफेस, पेरिडियम का सरफेस, जिसकी वजह से इसको इक्वेटोरियल ही अटैक करना पड़ेगा। अब हमारी बात आती है कि सर आखिरकार Na इन लिक्विड अमोनिया या अल्कोहल के केस में हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है। देखो आपको पता है इस वाले केस में आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पहली पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी की बात हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर O- होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। पक्की बात है, ये आपको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो सिस्टम ऐसे बनेंगे। तो अब हमें बात करनी है कि इन दोनों सिस्टम में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस है, तो इस वाली वजह से ये वाला सिस्टम क्या है, लेस स्टेबल है, और ये वाला सिस्टम क्या है हमारे पास, मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो इस ही वजह से ये हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इक्वेटोरियल प्रेजेंट होगा। ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ऑलवेज कहां प्रेजेंट होगा, इक्वेटोरियल। तो अगर आप देखोगे तो परसेंटेज में यहां पर डिफरेंस भी कितना आ रहा है। तो हम एक बात यहां से ये बोलेंगे, जब भी हमारे पास बर्च रिएजेंट होता है वो हमेशा ही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट ही फॉर्म्ड करता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट ही फॉर्म्ड करता है। ट्रांस आपका क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट ही है। क्या आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले एक्सेल वाले केस में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, LiLH4 के केस में एक्सेल अटैक ही हुआ। इस वाले केस में जो इस प्लेडियम का मेटल सरफेस है वो वल की नेचर की वजह से इक्वेटोरियल अटैक करेगा यहाँ पर हाइड्रोजन। उसका लास्ट वाले केसेस में हमने ये दोनों केसेस देखे। इस वाले केस में लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो ना, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा O- की वजह से, और यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही नहीं, इसलिए ऑक्सीजन हमेशा कहाँ पर होगा, इक्वेटोरियल पर ही होगा। तो इसी वजह से ये वाला सिस्टम ज्यादा प्रेफरेबल होगा। और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगले स्टेप में फिर क्या होगा, फिर से एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर O- था ही, बाकी बर्कअप वगैरह होके यहाँ पर H लग जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा कैसा जाएगा, OH और यहाँ पर H, और ये मान लो आपके पास क्या था, यहाँ पर M ही था, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमें कुल मिला के इस पूरे ऑब्जर्वेशन टेबल से एक ही बात समझ में आई कि हमेशा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट फेवर करता है कौन, Na इन लिक्विड अमोनिया, या फिर अल्कोहल भी एज अ सॉल्वेंट हम ले सकते हैं। अब हम एक लास्ट केस और देखते हैं, इन केस ऑफ एस्टर, कि आखिरकार एस्टर का रिडक्शन कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जहां पर आप पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर, कि आखिरकार कार्बोक्सिलिक एस्टर के सामने बर्च रिडक्शन या बर्च रिएजेंट किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एस्टर है। अब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या होगा, Na इन लिक्विड अमोनिया होगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली कि यहाँ पर प्रोटॉन डोनर अवेलेबल है। लेकिन अगला केस अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर Na किस में होगा, ज़ाइलिन में होगा। आप इसको लिक्विड अमोनिया में भी ले सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन डोनर अवेलेबल नहीं होगा। जैसा केस अभी हमने कार्बोनिल कंपाउंड के केस में पढ़ा था। तो यदि प्रोटॉन डोनर अवेलेबल है तो कहानी कैसे होगी, और यदि नॉन प्रोटॉन डोनर अवेलेबल है तो कहानी कैसे होगी। देखो इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपके पास वही रेडिकल एनायन पेयर का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। फिर आपके पास सॉल्वेंट अगर मौजूद होगा तो सॉल्वेंट से यहां से H+ ये ले लेगा, तो आपके पास बन जाएगा RCOH.OET। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर मेटल आएगा, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इसको, और यहां पर बन जाएगा RC-OH और यहाँ पर OET। फिर ये क्या करेगा, दोबारा से H+ ले लेगा इससे, जैसे ही ये इससे H+ लेगा वैसे ही यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OET, और फिर अगले ही स्टेप में OET को ये बाहर कर देगा और आपके पास ये एस्टर का फॉर्मेशन कर, मतलब कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो सबसे पहले आपने एस्टर से एल्डिहाइड बनाया, अब वही कार्यक्रम आपको फिर से करना है। फिर से आपके पास RC.O-H फॉर्मेशन होगा, फिर आप वहाँ पर मेटल और वर्कअप लोगे तो फाइनली आपके पास यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला तो एक स्टेप तो आपके पास ये है कि यहाँ पर आप एस्टर से एल्कोहल बना सकते हो, और इस रिएक्शन का हम लोग नाम बोलते हैं बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन।
ये हमारे पास क्या होता है, बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इस वाले केस में। देखो इस वाले केस में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर फिर से वही आपके पास रेडिकल एनायन पेयर बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पर OET। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन डोनर अवेलेबल नहीं है, और अगर प्रोटॉन डोनर अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल आएंगे आपके पास और वो क्या कर देंगे, डाइमर का फॉर्मेशन कर देंगे, और डाइमर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा RC.RO- और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OET। इस वाले केस में OET आ जाएगा, और यहाँ पर भी OET आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, R रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो माइनस है वो वापस यहाँ चल के आएंगे, OET को बाहर निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाला सबस्ट्रेट फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R। अब इस वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी दोनों ही केस में। तो आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा RCO.RCO. और यहाँ पर डॉट डॉट और यहाँ इस तरीके से। अब देखो ये दोनों ही रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से मेटल आएगा, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा RCO-, यहाँ पर R और ये डबल बॉन्ड था, और फिर लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा। देखो वर्कअप होके कैसे बन जाएगा, RCOH, यहाँ पर COH, यहाँ पर R और ये डबल बॉन्ड। अब देखो लास्ट जो सबसे लास्ट स्टेप है उसमें देखो ये वाला स्टेप है इतना, यहाँ पर टॉटोमरिज्म हो जाएगा, और टॉटोमरिज्म बन के ये बन जाएगा RCOH, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड और यहाँ पर R, और ये वाला H यहाँ जाएगा। इस तरीके का सबस्ट्रेट बन जाएगा। तो एक जो पहला वाला पार्ट था वो आपके पास था बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, और जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एसाइलोइन कंडेंसेशन। तो इस तरीके से आपके पास एस्टर में बर्च रिएजेंट वर्क करता है। ये दोनों ही रिएक्शंस आप याद रखना। मैं जब नेम रिएक्शन पढ़वाऊंगा इन वालों की, जहां पर मेटल डिसॉल्विंग रिएक्शन होगा, तो वहीं पर मैं इनके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको वहां करा दूंगा। अभी आपको बस बर्च रिडक्शन में इतना ही समझना था। सबसे पहले हम लोगों ने बर्च रिएजेंट की बात की, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट सबस्ट्रेट को उठाया, जिसमें सबसे पहला एल्काइन था, फिर एरोमेटिक कंपाउंड था, उसके सारे केसेस डिस्कस किए, फिर साइक्लोएल्काइंस थे, फिर कॉन्जुगेटेड डाइंस थी, फिर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड थे, फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जिसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, और लास्ट में थे कार्बोक्सिलिक एस्टर। उनकी केस में इस तरीके से दो तरीके से रिएक्शन जाती है, एक होती है बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन और एक होती है एसाइलोइन कंडेंसेशन। ये हमारा खत्म होता है बर्च रिएजेंट का पार्ट। अब हम लोग एकदम नई केमिस्ट्री ऑफ रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।